वेलकम यू ऑल। हाउ इज एवरीवन? कैसे हैं सभी लोग? आर यू एबल टू हियर मी? सब लोग सुन पा रहे हैं? प्रणाम, राम राम, वेलकम। ओके, वेलकम टू एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे, देखो, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हो, ईएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट सर्विसेज, एसएससी, जेई और जो भी जितने भी तरह के एग्जाम्स हैं ना, सब में इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है ना? गुड इवनिंग एवरीवन। तो दो क्लासेस हो चुकी हैं। दो क्लासेस में थोड़ा सा हमने पहले टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें देखी थी। फिर लास्ट क्लास में हमने ना शेयर फोर्स के ऊपर डिस्कशन किया था। तो शेयर फोर्स मेरे ख्याल से पोल नहीं आ रहा है। पोल देखो थोड़ी सी इनिशियल स्टेज में है ना, सॉफ्टवेयर अभी डेवलप हुआ है, तो कुछ कुछ ग्लिचेस आते रहते हैं, उस वजह से कभी कभी नहीं आता होगा। तो उसकी टेंशन मत लो, थोड़े टाइम बाद आने लगेगा। ठीक, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे शेयर फोर्स। तो लास्ट क्लास में हमने शेयर फोर्स डिस्कस कर लिया था। लास्ट क्लास में शेयर फोर्स डिस्कस कर लिया था, राइट? तो अब इसके आगे चलते हैं। शेयर फोर्स के आगे अब बेंडिंग मोमेंट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन शेयर फोर्स के बाद हम एक काम करते हैं, हम शेयर फोर्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है? तो बेंडिंग मोमेंट पढ़ना है हमको इस क्लास में। रिलेशन बिटवीन शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोडिंग इंटेंसिटी, ये चीज पढ़नी है ना? और लेकिन इनको पढ़ने से पहले हम शेयर फोर्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ शेयर फोर्स। देखो, शेयर फोर्स को हमेशा कैलकुलेट करने से पहले ना आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको बिना सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट भी, यस, ये एग्जाम के लिए हो जाएगा। ठीक है? तो शेयर फोर्स के कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर आप बिना सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट भी, बिना सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट किए भी आप शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है ना? तो देखो, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन शेयर फोर्स। क्वेश्चंस ऑन शेयर फोर्स। ठीक है? एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, मैं एक बीम बना रहा हूं। ठीक है? अब ये बीम है मेरी कैंटिलीवर बीम। ठीक है? तो ये हो गई बीम, और यहां पर इस बीम के ऊपर, दिस इज कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम पे ना यहां पर एक आ रहा है फोर्स। ठीक है? पॉइंट लोड लगा दिया मैंने पी। अब इस पॉइंट लोड की वजह से आपको बताना है कि ये जो बीम है ए बी, इस ए बी बीम के अंदर what will be the shear force at A? What will be the shear force at A? A पर shear force कितनी होगी? ऑप्शन ए P, ऑप्शन बी PL, ऑप्शन सी 2P, ऑप्शन डी 2PL। ठीक है ना? कितनी होगी shear force, ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ। एंड L इज द स्पैन। तो कमेंट में आंसर कर दो सब लोग। पी 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 पी। जितेंद्र प्रकाश भारती ने तो हॉर्न बजा दिया गाड़ी का। ए। चलो, तो सारे लोगों ने मेरे ख्याल से पोल पे अटेम्प्ट कर ही दिया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो, शेयर फोर्स कैसे मिलेगी? शेयर फोर्स ऐसे मिलेगी कि यहां पर कोई भी सेक्शन ले लो। ठीक है? कहीं भी कोई भी सेक्शन ले लो, पूरी की पूरी बीम के अंदर ना, जब कोई ट्रांसवर्स फोर्स है ही नहीं, जब इतने पूरे स्पैन में कोई ट्रांसवर्स फोर्स नहीं लग रही, तो जितनी शेयर फोर्स यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी। यानी ये जो शेयर फोर्स की वैल्यू है ये चेंज नहीं हो रही है। तो हमने कोई भी जनरल सेक्शन लिया और इस सेक्शन से इस तरफ सारी की सारी ट्रांसवर्स फोर्सेस का समेशन कर लेते हैं। तो कितनी ट्रांसवर्स फोर्स लग रही हैं? एक ही तो ट्रांसवर्स फोर्स है, एक ही ट्रांसवर्स फोर्स है, उसका समेशन किया तो वैल्यू आ गई पी। ठीक है? एलजेब्रिक सम करना है, वैल्यू आ गई पी। अब ये पी पॉजिटिव है नेगेटिव है? पी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे ऑप्शन में एक आध नेगेटिव का भी आंसर देते तो हो सकता है थोड़ा बहुत गलत होता, वरना ये तो बहुत ही आसान था। सो इट इज पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर क्या है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है। तो जो किसी भी जनरल सेक्शन पे है वही यहां पर ए पर भी हो जाएगी शेयर फोर्स। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो कहाँ गया? हाँ, ए करेक्ट आंसर है। तो 66, ये भी कुछ बच्चों ने गलत कर दिया। माय गॉड, हाउ?
तो रिया, पिंटू, सचिन, आदित्य और विशाल, इन सारे बच्चे ये टॉप 5 में आ गए हैं। वैसे बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा, है ना, बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा। वेरी गुड। तो आगे चले अगले क्वेश्चन पर, यहीं की यहीं बना देते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में मैंने क्या किया, एक कैंटिलीवर बीम ली। अगेन आई एम टेकिंग अ कैंटिलीवर बीम। ठीक है, फिर से मैंने कैंटिलीवर बीम ली और इस कैंटिलीवर बीम के ऊपर मैंने लोड लगा दिया। कौन सा लोड लगा दिया अभी ये मुझे नहीं पता मैं कौन सा लोड लगाने वाला हूँ। चलो दिमाग में आ गया, मैं यूडीएल लगा देता हूँ। पूरी की पूरी बीम के ऊपर मैंने यूडीएल लगा दिया और ये बीम की लेंथ है एल, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है shear force at A। अगेन shear force at A। अच्छा, यहाँ पर जो लोड है इसकी इंटेंसिटी है W किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना, तो shear force at A आपको बताना है। ऑप्शन ए WL/2, ऑप्शन बी 2WL, ऑप्शन सी WL एंड ऑप्शन डी WL/4। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर से अगेन 45 सेकेंड्स, पोल स्टार्ट। तो ऑप्शन देखो और टिक करो, क्या आंसर होगा आपका। शियर फोर्स एट ए बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट ए। क्वेश्चन से पहले ही आपका पोल आ जा रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या बात है, कहीं आप आज तक न्यूज़ चैनल से तो इंस्पायर्ड नहीं हो। शियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, सही में, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सारे बच्चों ने सही कर दिया है, सारे बच्चों ने टिक कर दिया होगा, पोल खत्म हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो जो टोटल लोड होगा, टोटल लोड कितना एक्ट कर रहा होगा यहाँ पर, व्हाट विल बी द ओवरऑल टोटल लोड। टोटल लोड कितना होगा, W इंटू एल के बराबर टोटल लोड एक्ट कर रहा है। अब हमें कैलकुलेट करना है कहाँ पर, हमें कैलकुलेट करना है ए सेक्शन पर। तो ये जो ए वाले सेक्शन पर हम कैलकुलेट करेंगे ना इस पर, तो यहां पर टुवर्ड्स द राइट सारी की सारी ट्रांसवर्स फोर्सेस का समेशन ले लेते हैं। कितनी ट्रांसवर्स फोर्स है, पूरी की पूरी ये जो यूडीएल है यही पूरी ट्रांसवर्स फोर्स है। और इसकी वजह से जो टोटल लोड आएगा क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी इनटू लेंथ। इंटेंसिटी टू इनटू लेंथ कर देंगे, टोटल लोड आ जाएगा। यही टोटल लोड किसके बराबर हो जाएगा, शियर फोर्स के बराबर। अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये होगा पॉजिटिव क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट कराने की है। सो इट विल बी पॉजिटिव। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल हो जाएगा, W इंटू एल। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। शो रिजल्ट 64.38% बच्चों ने सही किया है। और इनमें टॉप 5 में हैं हरिओम, अभिजीत, अवधेश, मुकुल और ध्रुव राठौर। वेरी गुड। चलिए, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया है ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्वेश्चन बनाऊं, लेकिन चलो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बना ही देंगे। फिर से कैंटिलीवर बीम लेते हैं, कैंटिलीवर बीम यहाँ पर। और चलो दिमाग में आ गया क्या क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब लोडिंग कैसी लगाऊंगा, लोडिंग मैंने लगा दी यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा दिया। और ये जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है ये यहाँ पर जीरो इंटेंसिटी से शुरू हो रहा है और यहाँ पर है W किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी। और आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, है ना। अगेन यू हैव टू कैलकुलेट शियर फोर्स एट ए। शियर फोर्स एट ए कितना होगा, तो ऑप्शन ए WL, ऑप्शन बी WL/2, ऑप्शन सी 2WL एंड ऑप्शन डी WL/4। ठीक है, तो पोल लेकर आते हैं, पोल पे आंसर करते हैं। चलो पोल पे अटेम्प्ट करो इसको, 45 सेकेंड्स हैं आपके पास। पोल पहले ही आ जा रहा है, क्या बात है। बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे हैं, इतने सारे बच्चे। लेंथ, लेंथ ये रही, देखो।
सर हम तो रिएक्शन फोर्स निकाल रहे हैं। रिएक्शन फोर्स निकाल रहे हैं या फिर शियर फोर्स निकाल रहे हैं, बताओ जरा। सारे बच्चे बताएंगे हम रिएक्शन फोर्स निकाल रहे हैं या शियर फोर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इस सेक्शन पर शियर फोर्स क्या होगी, समेशन ऑफ फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, ये तो राइट हो गया वैसे, समेशन ऑफ फोर्सेस आइदर टू द राइट ऑफ द सेक्शन और टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। तो ये वाला जो सेक्शन है इसके राइट की तरफ की सारी फोर्सेस का समेशन ले लेते हैं। ठीक है, राइट की तरफ की अगर सारी की सारी फोर्सेस का समेशन लेंगे तो कितनी फोर्स आ रही है, वो सिर्फ यूवीएल लग रहा है। ठीक है, तो इस यूवीएल की वजह से कितनी फोर्स मिलेगी, इस यूवीएल की वजह से जो फोर्स आएगी वो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगी। और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ WL हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, WL/2। ठीक है, तो अब 80% बच्चों ने सही आंसर कर दिया, लेकिन पिछले 2 क्वेश्चन से ज्यादा कठिन था ना ये, लास्ट 2 क्वेश्चन से ज्यादा कठिन क्वेश्चन ये था, लेकिन फिर भी परसेंटेज करेक्ट करने वालों का बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे आदत सी हो जाती है सही करने की। चलो, तो मनोज, सितांशु, विपिन, वीरेंद्र और यश, आप लोगों ने एकदम सही किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड shear force at mid section of beam, mid section या mid length of beam। तो बीम की मिड लेंथ पर आपको shear force कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए WL/2, ऑप्शन बी WL/4, ऑप्शन सी WL/8, ऑप्शन डी WL/16। ठीक है, तो पोल पे अटेम्प्ट करना है, दिस इज योर पोल एंड अगेन यू हैव टू अटेम्प्ट। चलो इस बार टाइम बढ़ा देते हैं, 60 सेकेंड्स कर देते हैं, चलो 45 ही कर देते हैं, आप लोग तो स्मार्ट हो गए हो, तुरंत कर दोगे। वाई शोइंग नॉट पार्टिसिपेट इन पोल, सर इस पे पोल टाइम पे आ रहा, वो टॉप 5 में आ रहे। हाँ अच्छा, पोल 10 सेकंड बाद दीजिए, चलो अगली बार 10 सेकंड बाद दे दिया करेंगे। हाँ, तो पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या था, जो शियर फोर्स थी वही रिएक्शन फोर्स के बराबर थी, क्योंकि जब यहीं पर ही हम ले रहे हैं तो राइट साइड की जो सारी की सारी ट्रांसवर्स फोर्स होंगी उतनी ही तो ये यहाँ पर इधर से लगा रहा होगा ना, तभी तो इसको बैलेंस कर पाएगा। तो जो शियर फोर्स आ रही है इस सेक्शन पर वो रिएक्शन फोर्स के बराबर ही आ जाती है। ठीक है, चलो इतनी देर में सब लोगों ने पोल पे भी अटेम्प्ट कर दिया होगा। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया ना, रिएक्शन फोर्स और शियर फोर्स दोनों बराबर ही आती हैं। तो हम रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, हम तो शियर फोर्स ही कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन और शियर फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगी। लेकिन अब जब हम इसके बीच में करेंगे ना मिड पे, तब ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना, चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमें अब शियर फोर्स कहाँ कैलकुलेट करनी है, मिड पर, यहाँ पर मिड लेंथ पर। अब यहाँ पर अगर शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो आप सोचो कि लेंथ तो आधी हो गई, लेकिन क्या ये लोडिंग इंटेंसिटी भी उतनी है कि आधी हो गई। लोडिंग इंटेंसिटी हम W लेंगे कि W/2 लेंगे। हेयर लोडिंग इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, चलो पोल की चिंता मत करो, आप तो कमेंट पे आंसर कर दिया करो, आप तो बस ये चेक करो कि आपने आंसर सही किया कि नहीं किया। यहां पर बताओ लोडिंग इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। देखो लीनियरली बढ़ रही है 0 से लेके W तक, L लेंथ में 0 से लेके W तक बढ़ी, तो L/2 लेंथ में 0 से लेके W/2 तक हो जाएगी। तो यहां पर जो लोडिंग इंटेंसिटी होगी ना, इस जगह पर लोडिंग इंटेंसिटी हो जाएगी W/2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको, ये बात समझ में आई। W/2 होगी यहाँ पर लोडिंग इंटेंसिटी, यहाँ पर, ठीक है ना। इधर पर लेंगे तो लोडिंग इंटेंसिटी और कम, इधर लेंगे तो लोडिंग इंटेंसिटी और ज्यादा। ठीक है, तो इधर पर एकदम मिड वाली लेंथ पर लेंगे, एकदम मिड लेंथ पर, यहाँ पर भी L/2 है, यहाँ पर भी L/2 है, तो यहाँ पर जो लोडिंग इंटेंसिटी आएगी ये W/2 आएगी। ठीक है, तो W/2 तो लोडिंग इंटेंसिटी आ गई। अब जो शियर फोर्स हो जाएगी, शियर फोर्स एट दिस सेक्शन, शियर फोर्स एट मिड डेप्थ या मिड लेंथ होगा, शियर फोर्स एट मिड लेंथ कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना हो गया यहाँ पर, बेस हो गया यहाँ पर, कौन सा वाला ट्राइंगल लिया जाएगा, अब ये वाला ट्राइंगल लिया जाएगा। ठीक है ना,
तो यहां पर इसके इधर पर जो भी ट्रांसवर्स फोर्स आ रही है ये इस एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर आ रही है। तो ये वाला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, बेस कितनी हो गई है, बेस हो गई है L/2 और ये जो हाइट हो गई है यहां पर ये W/2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा WL/8। WL/8 विल बी द करेक्ट आंसर। और WL/8 जब करेक्ट आंसर हो गया तो यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत कम बच्चों ने किया होगा, पता था 18% बच्चों ने सही किया है। क्यों? L/3 एंड 2L/3 क्या है ये तो बताया था ना पिछली क्लास में, बताओ L/3 और 2L/3 क्या है। चलो, तो ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपने जल्दबाजी की। आपने जल्दबाजी क्या की, आपने ना इसको W/2 कंसीडर नहीं किया है कि नहीं। W/2 लोड कैसे हुआ? चलो देखो, वीरेंद्र, हेमंत, हिमांक, शादाब और यश, इन लोगों का सही हुआ है। अब W/2 कैसे हुआ? देखो, आप ना जब 10 किलोमीटर चलते हो तो आप 5 लीटर पानी पीते हो, ठीक है। समझना बात को कि आपको धूप में जब 10 किलोमीटर चलाया जाता है तो आप 5 लीटर पानी पी जाते हो। अगर आपको 5 किलोमीटर चलाया जाएगा तो कितना पानी पियोगे? अगर आप 10 किलोमीटर चलते हो, 10 किलोमीटर चलने में 10 किलोमीटर चलने में 5 लीटर पानी पीते हो तो 5 किलोमीटर चलने में कितने लीटर पानी पियोगे? कितने लीटर पानी पियोगे 5 किलोमीटर चलने में? 2.5 लीटर ना। जब इसका आधा चले तो पानी भी तो आधा ही पियोगे, 2.5 लीटर पियोगे, ठीक है ना। यस, तो 2.5 लीटर पानी पियोगे। अब इसी तरह से ये लीनियरली बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन की तरह बढ़ रहा है, ठीक है ना। जब ये एल लेंथ में 0 से बढ़ते बढ़ते W पर पहुंच गया तो आधी लेंथ में ये कितने पर पहुंचेगा? जब आधी लेंथ ही बढ़ने को दिया तो ये W/2 पर नहीं पहुंचेगा। क्या ये W पर ही पहुंच गया क्या यहां पर भी? समझ में आई बात? जब एल लेंथ में ये 0 से लेके लीनियरली एल लेंथ के अंदर ये 0 से W पर पहुंचा तो L/2 लेंथ में यहां से कहां तक पहुंच जाएगा? W/2 तक पहुंच जाएगा ना। समझ में आई बात? ये बताओ, ये चीज समझ में आई? W/2 कैसे आ गया? सबको क्लियर है या नहीं है? यस और नो में जवाब दो जल्दी से। W ही कंसीडर किया जाएगा? तुम तो मुझे सिखा रहे हो कि सर W ही कंसीडर किया जाएगा। क्यों W कंसीडर किया जाएगा? उसका कुछ कारण, ठीक है। तो यहां पर जो लोडिंग इंटेंसिटी है आप खुद देखो ना, आंखों से दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहां पर ले लूं कि यहां पर शियर फोर्स निकालो तो इतने वाले लोड की वजह से निकालेंगे ना। W इंटेंसिटी क्यों लेंगे हम? यहां पर जितनी इंटेंसिटी यहां पर आ रही होगी उतनी इंटेंसिटी लेंगे, है ना। यहां पर इस एरिया को, इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने में ये जो हाइट है ये हम W ले सकते हैं, हाँ? कुछ भी बोलते हो, W ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, किसी कीमत पे नहीं ले सकते। जितनी हाइट है उतनी लेंगे। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते कितनी हाइट हुई है? W/2 हुई है ना। आप एक पहाड़ चढ़ते आ रहे हो, ये रहा पहाड़, ठीक है। चलो एकदम सीधा बना देते हैं पहाड़, ऐसा एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा पहाड़ है, ठीक है। तो जब आप ऐसे में 10 किलोमीटर चलते हो तो आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंच जाते हो, ठीक है। ऐसे में 10 किलोमीटर चलने में, हॉरिजॉन्टली 10 किलोमीटर जाने में, जब आप हॉरिजॉन्टली इस पे 10 किलोमीटर चलते हो ना तो आप धीरे धीरे करके जमीन से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंच जाते हो, ठीक है ना। अब ऐसे आपका दोस्त आए कहे कि मैं तो 10 मीटर चला और मैं भी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंच गया, आपको कैसा लगेगा? आपको 10 किलोमीटर चलना पड़ा तब आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। वो कहेगा कि मैं तो 10 मीटर में ही 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। आप कहोगे ना कि भैया तुम 10 मीटर में कैसे पहुंच गए, इतनी ऊंचाई पर तो पहुंचे। तो वैसे ही इसका है इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी का मतलब नहीं समझ पाए आप? यहां पर इंटेंसिटी कितनी है? 0 है। इस जगह पर इंटेंसिटी 0 है और लीनियरली बढ़ते बढ़ते यहां पर कुछ लोड नहीं लग रहा, ठीक है। यहां पर कुछ लोड नहीं लग रहा, यहां पर थोड़ा सा लोड बढ़ गया तो यहां पर जो पर मीटर लेंथ की इंटेंसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है। अब यहां पर और ज़्यादा वजन बढ़ा दिया तो और ज़्यादा इंटेंसिटी है। तो धीरे धीरे ना इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग, है ना। और ये जो हाइट दिखा रहा है ये इंटेंसिटी दिखा रहा है बेसिकली, ठीक है ना। तो जब यहां तक पहुंचे, ये यूडीएल थोड़ी है, ये यूवीएल है। यूडीएल और यूवीएल में अंतर बताया था, हाँ।
और दूसरा तरीका आप ये है, सिमिलर ट्राइंगल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली कॉन्सेप्ट तो सिमिलर ट्राइंगल का ही है। तो यहाँ पर ये दो ट्राइंगल हैं, है ना। सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे आप, ये W है, ये L है, ठीक है ना। अब मान लो मुझे पता करना है L/3 लेंथ पर कि यहाँ पर लोडिंग इंटेंसिटी कितनी होगी। तो ये जो दो ट्राइंगल हैं, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं या नहीं है, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब लोग देख लो, जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया वो भी देख लो और जो लोग सॉल्व नहीं कर पाए वो भी देख लो, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल कैसे यूज करते हैं ये सब लोग देख लो। तो यहां पर L/3 लेंथ पर कितनी लोडिंग इंटेंसिटी हुई है ये आपको देखना है। तो उसके लिए आप ये बताओ, सारे लोग ये बताएंगे कि ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है और ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। आर दीज टू ट्राइंगल सिमिलर और नॉट, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो रेशियो ऑफ साइड्स बराबर होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर जो इंटेंसिटी है इसको W' मान लेते हैं। तो ये साइड, यहां पर इंटेंसिटी को W' मान लेते हैं। तो दिस साइड अपॉन दिस साइड विल बी इक्वल टू बड़े वाले और छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड का रेशियो और बड़े वाले और छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड का रेशियो, दोनों बराबर होंगे। तो यानी W' अपॉन W, रेशियो उल्टा भी लिख सकते हैं। W' पहले छोटे वाले की साइड लिख ली ये, फिर बड़े वाले की लिख ली नीचे। W' अपॉन W विल बी इक्वल टू छोटे वाले की साइड पहले क्या L/3 डिवाइडेड बाय फिर बड़े वाले की साइड उसके नीचे L, ठीक है ना। तो W' विल बी इक्वल टू W इंटू L/3 अपॉन L। L और L तो कैंसिल हो जाएंगे, W' कितना बचेगा, W/3 बचेगा। तो यहाँ पर जो लोडिंग इंटेंसिटी आ जाएगी ना, इसकी 1/3 आ जाएगी। तो जब यहाँ पर इसकी 1/3 लेंथ पर देख रहे हैं तो इंटेंसिटी भी तो इसकी 1/3 आ जाएगी। इस तरह से आप सिमिलर ट्राइंगल्स को यूज कर सकते हो, समझ गए। 3W पहुंचा दिया तुमने, W का भी 3 गुना पहुंचा दिया। यहां पर 3 गुना दिख रहा है ये इसका, कि ये इसका 3 गुना दिख रहा है। 3W कैसे हो गया भाई, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्या, सिमिलर ट्राइंगल। L/2 पे क्वेश्चन था, मैं यहां पर सिखा रहा था बेटा। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया पहले ही, उससे आगे बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ है वो W/2 से ही हुआ है, ठीक। यहां पर आगे सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब एक बार क्वेश्चन आ गया अगर L/2 पर, तो क्या जिंदगी भर L/2 ही रहेगा। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग वैल्यूज हो सकती है ना, अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चले। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और यहां पर अगला जो क्वेश्चन है ये मेरी बीम है। अब मैं बीम चेंज कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम दी और इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर मैंने पॉइंट लोड लगा दिया, पॉइंट लोड लगा दिया। अब मैंने कहा फाइंड आउट सपोर्ट रिएक्शंस एंड मैक्सिमम शियर फोर्स। फाइंड support reactions and maximum shear force। लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहां पर जो लेंथ है, लेंथ भी लिखनी पड़ेगी। दिस लेंथ इज L/2, दिस लेंथ इज L/2, ठीक है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सपोर्ट रिएक्शन कितनी है और मैक्सिमम शियर फोर्स कितनी है, ये यहाँ पर मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ। सपोर्ट रिएक्शन P, P, मतलब दोनों सपोर्ट रिएक्शन बराबर बराबर है, तो ये हो गया, ठीक है। तो एक तो है सपोर्ट रिएक्शंस कौन सी है ना, और दूसरा है मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू P/2, P। ऑप्शन सी है P, P/2। ऑप्शन डी है P/2, P/2। तो जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं वो ये पहली वाली चीज है। अगर ये वाला ऑप्शन आपने टिक किया तो मतलब आप ये कह रहे हो कि ये सपोर्ट रिएक्शंस हैं दोनों और ये मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू है। ये सपोर्ट रिएक्शंस, मैक्सिमम शियर फोर्स, सपोर्ट रिएक्शंस, मैक्सिमम शियर फोर्स, सपोर्ट रिएक्शंस, मैक्सिमम शियर फोर्स। चलो इसको सॉल्व करो, 60 सेकंड का टाइम दिया आपको। डी बी डी बी बी डी बी डी बी डी बी डी डी बी डी बी डी बी डी बी बी डी बी डी।
ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं बी, मैक्सिमम बी, कुछ बच्चे डी भी कह रहे हैं। ए और सी कोई नहीं कह रहा, क्यों भैया? ए और सी से क्या दुश्मनी है? दो चार बच्चे ए और सी भी तो कह दो। इधर पोल खत्म भी हो गया, आपके पास बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है पोल। नो पोल, किसने आपकी पोल खोल दी? हाँ, कोई तो मिला सी बोलने वाला, कोई तो मिला ए बोलने वाला, बहुत ही अच्छी बात है। चलो, अरे पोल खत्म हो गई। चलो, तो पोल खत्म हो गई है तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सपोर्ट रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करना आपको आता है? सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना आता है क्या? पोल 10 सेकंड से सी पहले आता है, पोल 10 सेकंड पहले आता है, पोल बहुत पहले आ जाता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम पोल चालू करते हैं उससे पहले ही पोल आ जाता है। गुड। चलो, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको देखना है क्या, सपोर्ट रिएक्शंस पहले। ठीक है, तो यहाँ पर ए है, ए पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रिएक्शन आर ए, यहाँ पर रिएक्शन आर सी। अब एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी नहीं होगी? पोल रुक कर देना आपसे, ठीक है, पोल रुक के दिया करेंगे। ये बताओ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी नहीं आएगी? यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगी। ठीक है, आर ए और आर सी रहेंगे। अब लंबे वाले मेथड से कराएं या शॉर्ट से? पहले एक बार लंबे वाले मेथड से करा देते हैं। लंबा वाला मेथड क्या कहता है कि पहले आप क्या करो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो करो। आपने समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो किया, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो करने से आपको क्या मिला? वर्टिकल डायरेक्शन की सारी फोर्सेस का समेशन जीरो। ठीक है, तो ऊपर जाने वाली फोर्स को हम ले देते हैं पॉजिटिव। चलो, आर ए पॉजिटिव, ठीक है, प्लस आर सी पॉजिटिव, माइनस पी नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो। यानी कि हमें मिल गया आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू पी। क्लियर है? ये पहली इक्वेशन मिल गई। समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो करने से इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इक्वेशन है कि नहीं है ये? दिस इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन। 2D में तो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, और इससे हमको एक इक्वेशन भी मिल गई है, एक इक्वेशन लिख ली। अब समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेज नहीं है ना। अच्छा, हॉरिजॉन्टल फोर्स सच में होगी कि नहीं होगी? अब देखो, समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। तो समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो करेंगे अगर, तो इससे हमको मिलेगा क्या? इससे हमको ये मिलेगा कि ए के अबाउट जितनी भी फोर्सेज है ना, जितनी भी फोर्सेज हैं यहां पर, सबका मोमेंट ले लेंगे। आपको मोमेंट तो पता है ना, मोमेंट क्या होता है? मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, जैसे दरवाजा आपको घुमाते हो ना, दरवाजा, ये रहा दरवाजा, अगर आपको इस दरवाजे को घुमाना है, खोलना है, तो आप क्या करते हो? ऐसे ऐसे दरवाजे के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाते हो। ठीक है, आप कैसी फोर्स लगाते हो? दरवाजे के परपेंडिकुलर। दरवाजे के परपेंडिकुलर जब आप ऐसे फोर्स लगाते हो तो ये खुल जाता है। तो आपने कितना मोमेंट लगाया यहाँ पर? जो फोर्स थी जितनी आपने लगाई इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही मोमेंट था। ये मोमेंट आपने अप्लाई किया, और इस मोमेंट की वजह से क्या होता है? रोटेशन होता है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर नहीं, ये जो दरवाजा खुला ये मोमेंट की वजह से नहीं खुला, ये फोर्स की वजह से खुला है। बताओ, सही बात है क्या कि ये जो दरवाजा खुला है, ये जो रोटेशन हुआ है, ये फोर्स की वजह से रोटेशन हुआ है या मोमेंट की वजह से रोटेशन हुआ है? जल्दी बताओ। फोर्स की वजह से रोटेशन हुआ। बल गुना लंबवत दूरी, ठीक है ना। तो फोर्स की वजह से रोटेशन हुआ या मोमेंट की वजह से रोटेशन हुआ? जल्दी बताएंगे सब लोग, जल्दी बताएंगे। फोर्स की वजह से या मोमेंट की वजह से? मोमेंट की वजह से। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही बात है। रोटेशन जो हुआ है वो मोमेंट की वजह से हुआ है। अगर फोर्स की वजह से रोटेशन हो रहा होता, अगर जो बच्चों को लग रहा है कि फोर्स की वजह से रोटेशन हो रहा है, तो आप ना यहाँ पर फोर्स लगा दो ना। आप इधर पे फोर्स क्यों लगा रहे हो? यहाँ पर फोर्स लगाने से तो मोमेंट जनरेट हो रहा है ना। तो जहाँ पर सपोर्ट है, जहाँ पर ये हिंज है, आप उधर फोर्स लगाओ और दरवाजे को ओपन कर दो। लगा दो, जितनी फोर्स लगाओगे यहाँ पर दरवाजा कभी ओपन नहीं होगा। तो फोर्स से ओपन नहीं हो रहा है, फोर्स से ओपन नहीं हो रहा है। आपने जब इस फोर्स को इस रोटेशन के पॉइंट से जब कुछ दूरी पर लगाया ना, तब इसके अबाउट मोमेंट जनरेट हुआ, तो मोमेंट तब आया। ठीक है,
फोर्स तो यहाँ पर लग रही, यहाँ पर भी लगा दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इस लोकेशन पे जहाँ पर ये सपोर्ट है ना, वहाँ फोर्स लगाते रहो कितनी भी, कभी ये रोटेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो फोर्स इनटू सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नेसेसरी, चाहे छोटा सा भी डिस्टेंस हो पर क्या होगा, तब ये रोटेट हो जाएगा, है ना। और उसी फोर्स से ज्यादा मोमेंट कब मिल जाएगा, जब आप जितनी ज्यादा दूरी पर चले जाओगे। तो आप देखोगे कि बहुत ही हल्के में ये खुल जा रहा है, समझ में आई बात, बहुत हल्के में खुल जाएगा तब ये, है ना। जब इसको एकदम पास से खोलेंगे ना, यहाँ पर फोर्स लगा के, तब इसमें दम लगानी पड़ेगी, ज़्यादा दम लगानी पड़ेगी। यहाँ पर जब आप खोलोगे तो बहुत ही कम दम लगाने में, कम फोर्स लगाने पे ये खुल जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली मोमेंट मतलब समझे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मोमेंट की वजह से क्या होता है, रोटेशन होता है। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है, किन किन फोर्सेस का मोमेंट आएगा बताओ, किन किन फोर्सेस का मोमेंट आएगा इस पॉइंट के अबाउट। फोर्सेस तो 3 लग रही हैं, लेकिन तीनों की वजह से मोमेंट आ रहा है क्या, किस किस की वजह से मोमेंट आ रहा है, यहां पर मोमेंट आ रहा है सिर्फ आरसी की वजह से और पी की वजह से, इन दो की वजह से मोमेंट आएगा, ठीक है ना। आर ए की वजह से यहां पर कोई मोमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये फोर्स उसी पॉइंट पर ही तो लग रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज जीरो, देयर इज जीरो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्योंकि जीरो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर ए की वजह से कोई मोमेंट नहीं आएगा, यहां पर मोमेंट आएगा सिर्फ आर सी की वजह से और पी की वजह से। तो समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए ड्यू टू ऑल द फोर्सेज अगर जीरो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आरसी, आरसी की वजह से देखो कैसा मोमेंट आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, हमारा जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, मोमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी कि मोमेंट माइनस ले लेते हैं, सो माइनस आरसी, आरसी तो फोर्स हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एल, ठीक है। पी की वजह से, पी की वजह से जो मोमेंट आ रहा है ये क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। आप यहां पर ना चाहे एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, चाहे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपकी मर्जी है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, तो P इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L/2, तो ये यहां पर इतने मोमेंट P इंटू L/2 से इसको इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये हो जाएगा P इंटू L/2, एंड सब सारे फोर्सेस का मोमेंट्स मिला के क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया। तो यहां से हमको आरसी मिल जाएगा, आरसी विल बी इक्वल टू P/2, आरसी P/2 के बराबर आ गया, तो यानी आर ए कितना आ जाएगा। अब ये दूसरी इक्वेशन मिल गई है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों से हमको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिल जाएगा, आर ए इज इक्वल टू P/2 मिल जाएगा, यहां पर हमको मिल जाएगा आर ए इज इक्वल टू P/2, ठीक है। आर ए और आर सी दोनों P/2 आ गए, अब आर ए और आर सी दोनों P/2 आ गए, मतलब बराबर बराबर आ गई। अब ये बराबर बराबर क्यों आ गए, कैसे आ गए बराबर बराबर, एंटी क्लॉकवाइज को प्लीज पॉजिटिव लीजिए। अरे यार तुम भी कैसी बातें करते हो, ले लेंगे भैया अगले क्वेश्चन में ले लेंगे, ऐसे तुम प्लीज प्लीज वाली कोई बात है ये। चलो ये बताओ, आर सी और आर ए दोनों बराबर बराबर आ गए, अब ये बराबर बराबर क्यों आ गए, देखो ये बीम सिमेट्रिकल है या नहीं है। अगर बीम के बीचों बीच में से, बीचों बीच में मैं एक लाइन खींचूं, तो जब आप इस लाइन के इस तरफ देखोगे तब भी वैसा ही सिस्टम है, जब आप इस तरफ देखोगे तब भी वही सब सिस्टम है, ठीक है कि नहीं है। तो दिस इज सिमेट्रिकल बीम, सिमेट्रिकल बीम होने की वजह से जितना लोड आ रहा है ना, ये उसको आधा आधा बांटेगी नहीं बांटेगी, दोनों सपोर्ट रिएक्शंस आधा आधा ले जाएंगे, आया ना। हाँ, लोड मिड में है, एकदम एकदम बीचों बीच है, लोड के एकदम बीचों बीच होने की वजह से क्या हुआ, ये सिमेट्रिकल हो गया है, और क्योंकि ये सिमेट्रिकल हो गया है तो यानी ये जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं दोनों, ये दोनों बराबर बराबर इस लोड को बांट लेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। चलिए, तो दोनों रिएक्शंस कितनी आ गई हैं, P/2 P/2, तो सपोर्ट रिएक्शंस का तो समझ में आ गया कि P/2 P/2 है, इसीलिए ज्यादातर बच्चों ने क्या किया, ए और सी को टिक नहीं किया, ए और सी गलत हो गए, है ना। कुछ ही बच्चे थे जिन्होंने ए और सी को टिक किया, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बी और डी को टिक किया है। अब हमको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम शियर फोर्स, ठीक है। नाउ लेट अस कैलकुलेट मैक्सिमम शियर फोर्स। अब आप ये देखो कि जब हम यहां पर हैं, इस वाले सेक्शन पर हैं, तो सारी की सारी फोर्सेस का समीशन टुवर्ड्स द राइट साइड से देख लेते हैं, राइट साइड से आसान पड़ेगा ना, राइट साइड की तरफ की सारी फोर्सेस का समीशन देख लेते हैं। तो राइट साइड की तरफ की सारी फोर्सेस का समीशन कितना हो जाएगा, आरसी ही हो जाएगा ना। कितनी फोर्स है यहाँ पर, बस एक ही तो है आरसी, तो यहाँ पर जो शियर फोर्स आ रही है ये कितनी आ रही है, आरसी के बराबर आ रही है, ये P/2 के बराबर आ रही है,
ठीक है, p/2 के बराबर आ रही है। ये रोटेशन कैसा करा रही होगी, ये रोटेशन कैसा करा रही होगी, किस तरह का रोटेशन हो रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यस और नो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, यानी शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन कैसा हो गया, शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन हो गया नेगेटिव। तो यहां से यहां तक पूरा का पूरा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहां से यहां तक जब हम राइट साइड की तरफ की फोर्स देख रहे हैं तो राइट साइड की तरफ की फोर्स बस एक ही है। तो जिस पूरे रीजन में कोई भी फोर्स नहीं है वहां पर शियर फोर्स पूरे में कांस्टेंट ही रहेगी, और यहां से यहां तक पूरे में कितनी होगी, -p/2 हो जाएगी, क्योंकि ये जो आरसी है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, तो यहां पर जो शियर फोर्स आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आई बात? तो इतने से इतने के बीच में तो नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब यहां के बीच में देखते हैं, और मैग्नीट्यूड क्या आया, -p/2। तो मैग्नीट्यूड भी लिख लेते हैं हम, है ना, मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो इतने पार्ट के अंदर जो शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड आया ये आया -p/2। चलिए बहुत अच्छी बात है, इतने पार्ट के अंदर शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड -p/2। अब ये वाले पार्ट में देखें तो देखना कहाँ से ज़्यादा आसान पड़ेगा, इस तरफ से देखेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा या इस तरफ से देखेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, मतलब कि राइट साइड से देखें तो ज़्यादा आसान है यहाँ पर कैलकुलेट करना, या लेफ्ट साइड से देखें तो ज़्यादा आसान है यहाँ पर कैलकुलेट करना। राइट साइड से देखेंगे तो यहाँ शियर फोर्स कैलकुलेट करना आसान है, या लेफ्ट साइड से देखेंगे तो यहाँ शियर फोर्स कैलकुलेट करना आसान है। बताओ किस तरफ से आसान है? मेरे ख्याल से लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करना आसान है। तो इधर पर लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करते हैं, लेट अस कैलकुलेट फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको एक ही फोर्स दिखाई दे रही है, लेफ्ट साइड की तरफ सिर्फ एक ही फोर्स दिखाई दे रही है, क्या है वो, RA, और RA की वैल्यू क्या है, RA की वैल्यू है p/2। चलिए RA तो हमको पता चल गया p/2 है, तो इतने पोर्शन में भी p/2 आ रहा होगा, लेकिन अब ये देखना है कि ये p/2 प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है। इस पूरे पार्ट में रिएक्शन एट ए की वजह से यहां पर जो शियर फोर्स आ रहा होगा वो p/2 आ रहा है, RA के बराबर आ रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव होगा। तो यहां पर पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि कुछ बच्चों को, जो लोग पॉजिटिव कह रहे हैं, पता है कि ये RA क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, RA क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, और क्लॉकवाइज रोटेशन कराने की वजह से यहां पर जो शियर फोर्स आ जाएगा इतने पूरे पार्ट में, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना, इट विल बी पॉजिटिव। तो यहां पर ये चीज पता चल गई कि यहां पर जो शियर फोर्स है ये कितना है, +p/2। चलिए मैक्सिमम शियर फोर्स बता दीजिए कितना है, p है या p/2 है? यस, क्लॉकवाइज की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, क्लॉकवाइज की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। तो इतने पार्ट में जो शियर फोर्स है इस पूरे रीजन में ये +p/2 है, और इस पूरे रीजन में है -p/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर जगह p/2 ही है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, जो मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो p/2 ही आ जाएगी। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि पूरी बीम के अंदर हमें पता करना है कि मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है या फिर किस जगह पर है ना, जो शियर फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पर है और कितनी है, ये हमको अगर पता करना है तो ऐसे में ना कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। शियर फोर्स का किस तरह से पूरी बीम के अंदर वेरी कर रही है, किस तरह से शियर फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, उसका कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दिया जाए तो अच्छा रहेगा ना, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना देंगे तो अच्छा रहेगा। इस वाले क्वेश्चन का 47% बच्चों ने सही आंसर किया, 47.2% बच्चों ने सही आंसर किया, और पिंटू, हरिओम, महेंद्र, सितांशु और मोहित ने 5 सेकंड के अंदर कर दिया था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो यहां पर पूरी बीम के अंदर शियर फोर्स किस तरह से चेंज हो रही है, किस तरह से शियर फोर्स के अंदर बदलाव आ रहे हैं, कहां कहां पर कितनी है, तो वो अगर हम ग्राफिकल फॉर्मेट में बना दें तो उसको क्या कहेंगे, शियर फोर्स डायग्राम कहेंगे। और ग्राफिकल फॉर्मेट से क्या है, ग्राफिकल फॉर्मेट से क्या आसानी रहेगी, आसानी ये रहेगी कि ना इक्वेशन लिखने की ज़रूरत है, ना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, ना कुछ टेबल लेबल देखने की ज़रूरत है। सीधे आपने ग्राफ को देखा और कोई बच्चा भी बता देगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है इतनी है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर है इतनी है, ठीक है ना।
है कि नहीं? ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बनाते हैं, शियर फोर्स डायग्राम। तो अब हम सीख लें क्या शियर फोर्स डायग्राम बनाना, शियर फोर्स डायग्राम बनाना सीख लें। अच्छा, लंबा मेथड भी है और शॉर्ट ट्रिक मेथड भी है। देखो आपको ना शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए ना जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर में काम आएगी वो शॉर्ट ट्रिक काम आएगी। तो शॉर्ट ट्रिक समझते हैं, लंबा वाला मेथड तो है ना वो तो कन्वेंशनल में काम आएगा, है ना। हाँ, डायग्राम बना के देख लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम हमें पता चल जाएगा तुरंत, है ना। डायग्राम बना लिया तो मैक्सिमम की वैल्यू, मैक्सिमम कितना है वो वैल्यू तुरंत पता चल जाएगी। तो जरा शियर फोर्स डायग्राम की ना शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। आर ए और आर बी ये कैलकुलेट करना तो आसान है, यहाँ पर तो आपने P/2 बता ही दिया था। सो दिस इज P/2 एंड दिस इज P/2। आर ए और आर बी आपको पता है P/2 चलो बहुत अच्छी बात है, P/2 ये हो गए। यहाँ पर जो लेंथ है दिस इज L/2 एंड दिस इज L/2। तो अब एक काम करते हैं हम, विल डू वन थिंग, एक काम करते हैं कि यहां पर हम क्या करें, यहां पर हम रेफरेंस लाइन बना देते हैं, रेफरेंस लाइन शियर फोर्स डायग्राम के लिए। विल ड्रॉ रेफरेंस लाइंस फॉर शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। चलिए तो रेफरेंस लाइन बनाते हैं, ये रही हमारी रेफरेंस लाइंस। धीरे धीरे ना मैं इसकी स्मार्ट बोर्ड की ना कुछ कुछ ट्रिक्स भी सीखता जा रहा हूँ। देखो कैसे कॉपी पेस्ट तुरंत छटापट, पहले नहीं पता थी मुझे, 2 दिन पहले ही पता चली है। चलिए तो ये हो गया हमारा रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन मतलब ये वाली जो रेफरेंस लाइन है ना ये बताएगी कि जीरो कहां पर है। अब रेफरेंस लाइन से अगर ऊपर जाएंगे तो मतलब शियर फोर्स होगा पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन से नीचे जाएंगे तो शियर फोर्स होगा नेगेटिव, ठीक है। ट्रिक से आर ए और आरबी, देखो यहाँ पर ट्रिक से आर ए और आरबी तो कैलकुलेट किए हैं, आर ए और आरबी ट्रिक से कैलकुलेट नहीं किए क्या, क्या ट्रिक थी, ट्रिक यही थी। वैसे तो मैंने पूरा सॉल्व करके बताया आपको, लेकिन साथ में ट्रिक भी तो बता दी क्या, कि ये सिमेट्रिकल है, जब ये सिमेट्रिकल है तो दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, खेल खत्म। तो टोटल लोड आपने कैलकुलेट किया, टोटल लोड कितना था, पी था, उसका आधा इधर आधा इधर, बस खत्म खेल, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे शियर फोर्स मैक्सिमम होगा, चलो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। अभी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ शियर फोर्स डायग्राम की, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी प्यारी एकदम इतनी स्वीट एंड शॉर्ट ट्रिक है कि मजा ही आ जाएगा आपको, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम रास्ते पे चल रहे हैं, बीम के ऊपर जाना है हमें, रास्ते पे चल रहे हैं। जब हम रास्ते पे चलते हुए जा रहे हैं हमको दिखाई दिया क्या कि रिएक्शन एट ए पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रही है, पॉजिटिव नहीं सॉरी, रिएक्शन एट ए आर ए ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमने कहा क्यों ना हम शियर फोर्स डायग्राम ही बना दें। तो हमें क्या दिखाई दिया कि ऊपर की तरफ एक फोर्स आती दिखाई दी, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली एक लाइन ऊपर बना दी, ठीक है। और ये कितनी ऊपर पहुंचा दी, जितनी ये ऊपर पहुंच रही थी, ये कितनी ऊपर पहुंच रही थी, ये P/2 ऊपर पहुंच रही थी। ये जब P/2 ऊपर पहुंच रही थी तो इसको भी हमने P/2 ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। तो हम लेफ्ट से राइट ही बनाना है। शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक लेफ्ट से राइट, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक कोई रूल नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई नियम नहीं है कि हर जगह और हर केस में एप्लीकेबल होगा। शॉर्ट ट्रिक होती है कि बस जो हमने रूल्स वगैरह से चीजें बनाई ना तो उसको हम कुछ अपने खुद के अलग से रूल बना लें और उन रूल्स के हिसाब से चलें तो आसानी से बन जाए, ठीक है ना। तो इसको ऐसे मत करना कि सर शॉर्ट ट्रिक से यहां से भी बताओ, यहां से शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे तो वो शॉर्ट ट्रिक नहीं रह जाएगी, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक से यहीं से ही है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, और हमने जब ये देखा कि ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है तो हमने शियर फोर्स को भी ऊपर की तरफ बना दिया। तो शियर फोर्स को ऊपर कितना पहुंचा दिया, जितनी ये फोर्स पहुंचा रही थी, जितनी ये फोर्स थी उतनी ही शियर फोर्स हो जाएगी, यहां पर ये ऊपर आ गई। फिर हमने देखा कि यहां से यहां तक कोई फोर्स ही नहीं मिल रही है, कोई फोर्स ही नहीं मिल रही है, कोई फोर्स ही नहीं मिल रही है। तो इतने इतने रीजन में कोई फोर्स दिखाई नहीं दी हमको, कोई फोर्स मिली ही नहीं। तो हमने क्या किया कि फिर इसको ना ऊपर ले गए ना नीचे ले गए। जब कोई फोर्स ही नहीं है तो यहां पर कोई शियर आएगी क्या, चेंज आएगा क्या, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। तो जब हम लेफ्ट टू राइट चलते आ रहे थे हमने देखा कि एक फोर्स लग रही है जो ऊपर की तरफ है, तो हमने शियर फोर्स को भी ऊपर दिखा दिया। फिर जितने रीजन में हमने देखा कि कोई फोर्स नहीं है तो उतने रीजन में शियर फोर्स भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। फिर जब इस पॉइंट पर आए, यहां पर आए इस पॉइंट पर, तो हमने देखा कि यहां पर एक पॉइंट लोड है पी, नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब ये क्या करेगा, शियर फोर्स को कहां ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा नीचे ले जाएगा। ये पी वाली जो नीचे की तरफ फोर्स जा रही है ये हमारे शियर फोर्स डायग्राम को कहां ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा नीचे ले जाएगा, ये नीचे ले जाएगा, ठीक है। ये नीचे ले गया, यहां पर कितना नीचे ले गया,
पूरा P नीचे ले गया। तो जब ये पूरा P नीचे ले जाएगा तो P/2 तो यहीं तक ले गया था, फिर और P/2 जाना पड़ेगा तभी तो पूरा P होगा, है ना। तो ये पूरा P तक नीचे ले गया, तो यहाँ पर -P/2 आ गया, यहाँ पर था +P/2, ठीक है ना। तो ये +P/2 से P नीचे जाएंगे तो -P/2 पे ही तो पहुंचेंगे, तो -P/2 पे पहुंच गए। और फिर हम चलते रहे तो देखा यहाँ से यहाँ तक फिर से कोई शेयर फोर्स में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कोई ट्रांसवर्स फोर्स है ही नहीं। जब कोई ट्रांसवर्स फोर्स नहीं है तो शेयर फोर्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट हो गया, फिर हमको एक पॉइंट लोड मिला तो इसने क्या कहा कि भाई साहब P/2 और ऊपर चलो। तो हमने कहा चलो भाई साहब चलते हैं P/2 ऊपर, और P/2 जब ऊपर पहुंचे तो हम कहाँ पहुंच गए, 0 पे पहुंच गए, जहाँ से चले थे वहीं पहुंच गए, ठीक है ना। तो ये वापस से 0 पे आ गए, 0 से चले थे 0 पे ही आ गए, हो गया ये शेयर फोर्स डायग्राम। क्लियर है, इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो शॉर्ट ट्रिक में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखना है, शॉर्ट ट्रिक इज शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तब देखना है जब हम पूरे सिस्टमैटिक वाले मेथड से कर रहे हैं, है ना, एक्चुअल साइन कन्वेंशन को यूज करके कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक मेथड में क्या है, जो हमने शॉर्ट ट्रिक बना ली बस उससे कर दिया, ठीक है ना। और ये शॉर्ट ट्रिक फेल नहीं होती है, अगर आप लेफ्ट टू राइट चलोगे ना तो सही आंसर ही आएगा हमेशा, यू विल ऑलवेज गेट द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो एक बात बताओ, यहां पर जिस जगह पर आपने देखा कि पॉइंट लोड्स हैं, ऑब्जर्व भी करते चलते हैं चीजों को, है ना। जिस तरह के शेयर फोर्स डायग्राम दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं। एक चीज तो मैंने ये ऑब्जर्व की कि जहां पर भी पॉइंट लोड आएगा वहां पर सडन चेंज आ जाएगा शेयर फोर्स डायग्राम में। जिस भी जगह पर पॉइंट लोड आया या सपोर्ट रिएक्शन आई वहां पर देयर विल बी सडन चेंज। सडन चेंज मतलब एक वर्टिकल लाइन देखने को मिलेगी, एक सीधी खड़ी रेखा कब देखने को मिलेगी, जिस जगह पर भी कोई पॉइंट लोड होगा या सपोर्ट रिएक्शन होगा। यानी कंसंट्रेटेड फोर्स अगर है तो वो शेयर फोर्स को भी सडनली चेंज कर देगी, ठीक है ना। इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक है बेटा, यही शॉर्ट ट्रिक थी। तुमको लंबे मेथड से बताएंगे ना, पहले लंबे मेथड से ही बताना चाहिए था। जब तुम्हारा दिमाग पागल हो जाता ना तब तुम कहते हाँ सर ये शॉर्ट ट्रिक थी। तुमको इसमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए कि मतलब ये फोर्स मिल गई और हमने ऊपर कर दिया, बाय गॉड। शॉर्ट ट्रिक तो तुम ये सोचते होगे ना कि चूरन है ऐसे मुंह में दबाया शेयर फोर्स डायग्राम अपने आप बन जाना चाहिए। सर क्वेश्चंस कराइए, अच्छा हम अभी आंसर करा रहे हैं, सॉरी सॉल्यूशन करा रहे हैं, आप क्वेश्चन कराएंगे, है ना। ये तो सॉल्यूशन चल रहा था, बताओ। चलो तो ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई सबको। अब आप एक बात बताओ, तुम लोग कितने इंस्ट्रक्शंस देते हो कि सर डाटा वाइज क्वेश्चन कराओ। बेटा डाटा वाइज क्वेश्चन करा दूंगा ना तो पता है क्या होगा कि ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको P/2 P के फॉर्म में जब देखा ना आपने तो यहां पर कोई सा भी डाटा आ जाए फिर तो हर डाटा के लिए ये अप्रोप्रिएट हो जाएगा। कन्वेंशनल मेथड से कैसे बनता है वो बता देंगे, लेकिन वो बताएंगे ना तो आप लोग आधे लोग तो चले जाओगे, उड़न छू हो जाओगे, तितर बितर हो जाओगे आधे लोग। बेंडिंग मोमेंट पढ़ाइए, देखो कितने सारे इंस्ट्रक्शंस आते जा रहे हैं मेरे पास, सर आप ये कर दो, फिर अगला कहेगा सर आप ये कर दो, सर आप ये कर दो। ऐसा लगता है मैं रावण हूँ, एक सर मेरा इसको बता रहा है, अच्छा यही है, एक सर उसको बता रहा है। ऐसे कि रावण होगा ना वो 10 सर लेके 10 तरह की चीजें एक साथ बताता रहेगा, है ना। चलो अब यहाँ पर क्या था हमारा कि मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना आएगा, तो पूरे के पूरे शेयर फोर्स डायग्राम में आप देख सकते हो कि शेयर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स। यहां पर आप शेयर फोर्स डायग्राम से बड़े आराम से कैलकुलेट करना ही नहीं है, फिर अब तो शेयर फोर्स डायग्राम बन गया, देखते से ही बता दोगे। यहां पर तो हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ रही थी ना कि अच्छा यहाँ पर ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, इधर पे कोई कैलकुलेशन नहीं। जैसा वेरिएशन है, कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है, कहाँ पर कितनी वैल्यू है, सब डायग्राम के अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। क्लियर है। कन्वेंशनल से प्लीज, चलो कन्वेंशनल से बनाते हैं। कन्वेंशनल से देखो गुस्सा मत हो जाना यार, भाग मत जाना, है ना। थोड़ा सा बड़ा सा है, समझ में ना आए तो धीरज बना के रखना अपने मन को, ठीक है। तो कन्वेंशनल मेथड से मैंने सपोर्ट रिएक्शंस को कैलकुलेट करना सिखा दिया। सपोर्ट रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया जरा ये समझ लेते हैं। समेशन एफ बाई इक्वल टू 0 किया तो एक इक्वेशन मिल गई, फिर समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 मिला तो आरसी मिल गई, फिर आरसी और इस इक्वेशन को यूज करके हमने आर ए निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये तो था कन्वेंशनल मेथड से हमने सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट की है। अब सब कन्वेंशनल मेथड से शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनल मेथड से शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो अब यहां पर देखो, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, ये वाला है पॉइंट बी और ये बीच वाला है पॉइंट सी, ठीक है ना।
यहाँ पर उल्टा उल्टा कर दिया, ठीक है, आर ए आर सी, यहाँ पर आर बी कर दिया। तो एक काम करते हैं, इसको सी ही कर देते हैं, इसको बी ही कर देते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं आर सी, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो यहां पर हमने देखा कि जहां से जहां तक लोड कुछ नहीं है, सेम कांस्टेंट लोड है ना, जहां से यहां तक कुछ नहीं है, तो वहां पर वो वाला पोर्शन अलग लेंगे और ये वाला पोर्शन अलग लेंगे। दो अलग अलग पोर्शंस के लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है। हाँ, तुम्हारी सिचुएशन को देख के एक शायरी याद आ रही है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। हजारों ख्वाहिशें, तुम लोगों की ऐसी ही ख्वाहिशें हैं, सर ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश को पूरा करने में दम निकले। और इसके आगे का भूल गया, तो बाद में बताऊंगा, ठीक है, पढ़ के आऊंगा। तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, इतना तो सूट कर ही रहा है कम से कम, है ना। चलो अब देखो, हम पढ़ते हैं शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ शेयर फोर्स देखते हैं, वेरिएशन ऑफ शेयर फोर्स, या शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं। शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे, शेयर फोर्स इक्वेशन। शेयर फोर्स इक्वेशन के फॉर्म में पता चल जाएगा कि किस तरह से वेरी कर रहा है। तो पहले लिख लेते हैं ये वाले पोर्शन के लिए, पोर्शन सीबी के लिए। तो पोर्शन सीबी के लिए लिख लेते हैं। पोर्शन सीबी में जब लेंगे तो हमको एक जनरल सेक्शन लेना पड़ेगा, कोई भी एक सेक्शन चूज कर लेंगे, सी से बी के बीच में या बी से सी के बीच में एक जनरल सेक्शन चूज कर लिया ये। तो ये वाले सेक्शन, इसको मान लिया दिस सेक्शन इज एक्स एक्स, और यहां से इसका डिस्टेंस है एक्स, ठीक है ना। अब इस सेक्शन पे इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि ये एक्स के फॉर्म में आएगा, तो यानी ये पूरे के पूरे इस रीजन के लिए एप्लीकेबल होगी। जो भी यहां पर शेयर फोर्स आएगी एक्स के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है ना। पोर्शन सीबी में लिख रहे हैं, एक्स की वैल्यू कहां से ले रहे हैं, एक्स की वैल्यू हम डिस्टेंस जो एक्स का ले रहे हैं वो सी से ले रहे हैं, एक्स वी आर टेकिंग फ्रॉम सी। कोई दिक्कत, ठीक है। तो कन्वेंशनल मेथड में क्या करना होता है, एक जनरल सेक्शन लेना होता है। जनरल सेक्शन हमने ले लिया, पहले हम पोर्शन सीबी के लिए कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहां के लिए अलग इक्वेशन बनेगी, यहां के लिए अलग इक्वेशन बनेगी। तो यहां पर जो शेयर फोर्स की इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखो शेयर फोर्स की इक्वेशन, यहां से हम राइट की तरफ सारी की सारी ट्रांसवर्स फोर्सेस का समेशन कर देते हैं। जब राइट की तरफ सारी की सारी ट्रांसवर्स फोर्सेस का समेशन करेंगे तो एक ही ट्रांसवर्स फोर्स दिखाई दे रही है मुझे यहाँ के ना। कितनी ट्रांसवर्स फोर्स दिखाई दे रही है मुझे राइट की तरफ, सिर्फ एक। कौन सी वाली, रिएक्शन एट सी, आर सी। कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, p/2। और ये कैसा शेयर फोर्स दे रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले, अच्छा ऐसा है पूरा, ठीक है। तो यहां पर जो शेयर फोर्स एट एक्स आ रही है ये कितनी आ रही है, p/2 के बराबर आ रही है। शेयर फोर्स एट एक्स आ गई मेरे पास p/2, और ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, दिस विल बी नेगेटिव। वाई, क्योंकि इस पर देखो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है ना, इसके रेस्पेक्ट में ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, तो -p/2 आ गया। जब -p/2 आ गया तो मैंने देखा कि क्या ये एक्स पर डिपेंड कर रहा है, क्या ये एक्स पर डिपेंड कर रहा है। इक्वेशन ऑफ शेयर फोर्स क्या एक्स पर डिपेंड कर रही है, इक्वेशन ऑफ शेयर फोर्स एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रही, एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रही, यानी ये कांस्टेंट है। तो इक्वेशन को देख के ही हमें पता चल गया कि इस रीजन में जो शेयर फोर्स आएगा वो कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, -p/2। फिर यहां पर क्या करते हैं, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, दोनों जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, दोनों जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहां पर शेयर फोर्स एट सी लिखने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी 0। इस इक्वेशन के अंदर अगर एक्स की वैल्यू 0 रखें तो शेयर फोर्स एट सी की वैल्यू आ जाएगी -p/2, शेयर फोर्स एट सी आ जाएगा -p/2, ठीक है। अब शेयर फोर्स एट बी कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शेयर फोर्स एट बी कैलकुलेट करने के लिए एक्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को कितना रखना पड़ेगा, l/2 रखना पड़ेगा। तो यहां पर x को मैंने रखा l/2। तो इस इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन थी जनरल इक्वेशन, इस इक्वेशन में मैंने x को l/2 रखा, तो शेयर फोर्स एट b मिल जाएगा, क्योंकि जब b पर पहुंचेंगे यहां से यहां तक तो x की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, l/2 हो चुकी होगी। तो शेयर फोर्स एट b फिर भी कितना आ जाएगा, -p/2 ही आ जाएगा, -p/2 आ गया। ये था कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड में हमको ये देखना होता है कि ये वेरी कैसे कर रहा है। सबसे पहली बात तो वेरिएशन कैसा है, ये वेरिएशन है कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट,
कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट पता चल गया, वैल्यूज पता चल गई सी और बी पर। तो सी पर हमने बनाया -p/2, यहाँ पर पॉइंट कर दिया -p/2। बी पर देखा, बी पर भी -p/2 है, और वेरिएशन देखा कि ये कांस्टेंट ही है, तो पूरा का पूरा सीधा सीधा ऐसे जोड़ दिया, ये बन गया शियर फोर्स डायग्राम इतने पार्ट का। समझ में आया? कन्वेंशनल मेथड से कैसे किया ये समझ में आ गया? ठीक है, चलिए कन्वेंशनल मेथड से इतने पार्ट का कर लिया। अब देख लेते हैं पोर्शन ए बी के लिए। तो पोर्शन ए बी के लिए बताओ x की वैल्यू कहां से लें और कौन सा रीजन कंसीडर करें? ए बी वाला रीजन कंसीडर करना है। x हम c से ले लें या फिर x हम a से ले लें? डायग्राम में तो दिख रहा p एट b पॉइंट, डायग्राम में b पॉइंट पर p दिख रहा है क्या? कौन से डायग्राम में? इसमें p दिख रहा है क्या? मुझे तो p/2 दिख रहा है। p2 जल्दबाजी में p2 हो गया है, वो है क्या? प्लस p/2। तो यहां पर जो वैल्यू है शेयर फोर्स की कितनी है? p/2 है। यहां पर वैल्यू कितनी है? -p/2 है। ठीक है ना? अब पोर्शन ए बी में लेते हैं, पोर्शन ए बी में ले लेते हैं x फ्रॉम a। विल टेक x फ्रॉम a से लेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। x फ्रॉम a ले लिया, a ले लिया, तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन हो गया हमारा, यहाँ पर डिस्टेंस x हो गया। इस सेक्शन पर हम शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे। तो इस सेक्शन पर जब शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे क्या आ जाएगी? शेयर फोर्स एट x विल बी इक्वल टू आर ए पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि इसके इस तरफ जितनी भी फोर्स हैं सबका समीशन कितना है? आर ए के बराबर ही ये ए की फोर्स है। ठीक है ना? पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये देखो ऐसे जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज टेंडेंसी है, तो ये प्लस आर ए हो गया, प्लस आर ए हो गया, यानी ये प्लस p/2 हो गया। तो यहाँ पर देखा कि ये फिर भी कांस्टेंट है, फिर भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट p/2 आ जाएगा। अगर शेयर फोर्स एट ए कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू रखनी पड़ेगी 0, ये आ जाएगा p/2। अगर शेयर फोर्स एट b कैलकुलेट करना है, शेयर फोर्स एट b, तो x की वैल्यू रखनी पड़ेगी l/2। l/2 रखोगे तो शेयर फोर्स एट b आ जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस p/2। तो शेयर फोर्स एट ए बी आ गया, शेयर फोर्स एट बी भी आ गया, यहां भी कांस्टेंट है। तो ए पर रखी वैल्यू p/2, ए पर वैल्यू रखी p/2, बी पर रखी p/2, और देखा वेरिएशन कांस्टेंट है, ड्रॉ कर दिया, ये हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, क्लियर है? ये बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? नींद वींद क्यों आ रही है? अब इतनी एनर्जी लगा के, इतनी फोर्स लगा के पढ़ रहा हूं, तब भी तुम सो रहे हो, तो फिर तो गलत ही बात है। पूरा कंफ्यूजन, कंफ्यूजन किस बात का हो गया भैया? मेंस में शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर सकते, मेंस में तो पूरा तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल क्लियर है? देखो मंजिल पाना तो दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। ठीक है, फीलिंग स्लीपी, फीलिंग स्लीपी पता है क्यों? यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ। अपने आप को मोटिवेटेड रखो। जब भी फीलिंग स्लीपी, थक जाओ, उदास हो जाओ, ऐसा लगे कि अरे यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वापस से अपने दिमाग में अपने आप को एसएससी जेई क्लियर करता हुआ, या आपका जो फेवरेट स्टेट एग्जाम है उसको क्लियर करता हुआ देख लो। अपने माँ बाप की आंखों की खुशी देखो, इमेजिन करो कि जब आपने एग्जाम क्लियर किया तो क्या होगा उनका। फिर ठीक है, जब ये इमेजेस आपके दिमाग में आएंगी ना, तब आप ये सब थकान, दुर्दशा, ये सारी चीज़ें भूल जाओगे और वापस से मोटिवेट होके एकदम पूरी नई ताजगी एनर्जी के साथ वापस से पढ़ने बैठ जाओगे। ठीक है ना? ऑफिशियल साइन कन्वेंशन बताइए, अभी मैंने अनऑफिशियल बताया था। ठीक है, तो खुद को हमेशा गोल को पाते हुए देख लो, अपने एरिया में कितनी रिस्पेक्ट हो जाएगी आपकी, ये देख लो, मोटिवेशन आ जाएगा। ठीक है ना? डिमोटिवेट तो हर कोई होता है, लेकिन जो लोग डिमोटिवेट होते हैं, अगर वो खुद को मोटिवेट करने का रास्ता भी ढूंढ लेते हैं तो फिर वो मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं। सुबह से तुम क्लास किए हो, मैं तो इतनी देर से सुबह से चिल्ला रहा हूं, तुम तो बैठे बैठे क्लास किए हो। मुझसे ज्यादा थके होगे क्या तुम लोग? ठीक है, तो ऑफिशियल साइन कन्वेंशन भी यही था जो पिछली क्लास में बताया था। क्या था? क्लॉकवाइज वाला। चलो, तो ये शियर फोर्स डायग्राम आ गया था। अब एक काम करते हैं, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट और देख लेते हैं। नाउ बेंडिंग मोमेंट क्या होता है?
आपने मोमेंट तो देख लिया, आपने मोमेंट तो देख लिया। मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज मोमेंट। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एंड मोमेंट में क्या अंतर है? देखो बेसिकली मोमेंट क्या है, मोमेंट के कई सारे इफेक्ट हो सकते हैं। मोमेंट सिंपली देखा जाए तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब मोमेंट का इफेक्ट क्या आ रहा है वो अलग बात है। जब मोमेंट ऐसे लग रहा है, जब मोमेंट ऐसे लग रहा है, ये क्रॉस सेक्शन है ना, क्रॉस सेक्शन के ऊपर हमने एक फोर्स ऐसे लगा दी, एक फोर्स ऐसे लगा दी, तो इन दोनों का मोमेंट क्या कर रहा है? एक मिनट रुकना। ऐसे समझने की कोशिश करो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है, ठीक है। अब इस शाफ्ट के ऊपर मैंने एक छड़ी को वेल्ड किया और यहां पर फोर्स ऐसे लगा दी नीचे और यहां पर फोर्स ऐसे लगा दी। तो ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं, ये क्या कर रही हैं? ये एक मोमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। तो है तो वो भी मोमेंट ही ना, वो भी मूवमेंट है, लेकिन उसका इफेक्ट इसके ऊपर क्या आ रहा है? उसका इफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर टॉर्जन लगाने की कोशिश कर रहा है, ये इसको ऐसे मरोड़ रहा है, टॉर्जन ला रहा है, ठीक है ना। तो वो भी मूवमेंट है, लेकिन मूवमेंट का इफेक्ट कैसा आ रहा है? तो मूवमेंट बेसिकली क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे ही दरवाजे के ऊपर जब आप मूवमेंट लगाते हो, ऐसे दरवाजे के ऊपर आप एक्चुअली फोर्स नहीं लगा रहे हो, आप मूवमेंट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब वो आ रहा है फोर्स के ही थ्रू, बट यू आर अप्लाइंग मोमेंट, ठीक है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे क्या हुआ? दरवाजा ओपन हो गया, तो ये भी एक मोमेंट था, ठीक है ना। जब कैंटिलीवर बीम के ऊपर यहां पर लोड लग रहा है और आपने यहां से फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके यहां पर कैलकुलेट किया, वो भी मोमेंट ही है। लेकिन उसी मोमेंट के जो एप्लीकेशंस हैं, वो मोमेंट किस तरह से बर्ताव कर रहा है स्ट्रक्चर के अंदर, वो अलग अलग इफेक्ट दे रहा है, ठीक है ना। यहां पर टॉर्जन का इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। दरवाजे के ऊपर सिंपली प्योर रोटेशन का इफेक्ट दे रहा है, बीम के अंदर बेंडिंग करा देगा, ठीक है ना। तो मोमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब वो किस तरह से एक्ट हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए अलग अलग चीजें बन जाएंगी। टॉर्जनल मूवमेंट बन जाएगा, बेंडिंग मूवमेंट बन जाएगा, रोटेशन आ जाएगा किसी स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। या स्पाने से नट खोलना, वहां पर भी हम मोमेंट ही अप्लाई कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। तो मोमेंट तो आपको समझ में आ गया। मोमेंट क्या है? सिंपली मोमेंट अपने आप में कुछ नहीं है, अपने आप में तो मोमेंट है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन इस मोमेंट का इफेक्ट बहुत सारी चीजें जनरेट कर देता है। मोमेंट के कई सारे इफेक्ट हो सकते हैं। क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? एक तो बेंडिंग मोमेंट आ सकता है, टॉर्जनल मूवमेंट आ सकता है, या सिंपली रोटेशन ही हो सकता है, ठीक है। यस। अब बेंडिंग मोमेंट जो इफेक्ट आएगा वो कैसे आएगा? अब मान लो बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट का ही इफेक्ट है, मोमेंट का ही इफेक्ट है बेंडिंग मोमेंट। मोमेंट का इफेक्ट बेंडिंग मोमेंट कैसे? ये बीम यहां पर हिंज है, ठीक है, ये बीम यहां पर हिंज है, ठीक है। अभी यहां पर मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि ये फ्री है, ठीक है। हमने क्या किया? यहां पर एक ऐसे फोर्स लगा दी, हमने क्या किया? यहां पर एक ऐसे फोर्स लगा दी, फोर्स, ठीक है ना। जब यहां पर ऐसे फोर्स लगा दी, चलो ऐसे भी छोड़ो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ऐसे ये समझ लो कि यहां पर एक रॉड लटकी हुई है, यहां पर क्या है? हिंज है। हिंज के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है ना, हिंज के अबाउट रोटेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर एक रॉड लटकी हुई है, इस रॉड के ऊपर हमने एक फोर्स लगा दी, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से क्या जनरेट हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी हो, लेट अस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एल, ये रही फोर्स, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट एक मूवमेंट, मूवमेंट कितना आ गया? इस पॉइंट के अबाउट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतना मूवमेंट आ गया। और इस मूवमेंट की वजह से इस रॉड का क्या हो जाएगा? रोटेशन हो जाएगा, ये सीधी सीधी रोटेट हो जाएगी, है ना। पहले सीधी सीधी लटकी हुई थी, अब सीधी सीधी ये क्या हो जाएगी? रोटेट हो जाएगी। पहले सीधी सीधी लटकी हुई थी, अब ये सीधी सीधी रोटेट हो जाएगी। पहले ऐसे हैंगिंग थी, अब ये ऐसे रोटेट हो जाएगी इस फोर्स की वजह से, ठीक है ना। तो ये जो मोमेंट था इसने क्या किया? इसको रोटेट करा दिया। तो कुछ बेंडिंग बेंडिंग आई क्या? बेंडिंग का मतलब क्या होता है? बेंडिंग का मतलब इस तरह से नमन हो जाए, है ना, ठीक है ना, समझ में आई। तो यहां पर बेंडिंग तो नहीं आ रही है, बेंडिंग आई यहां पर क्या? मोमेंट ने बस क्या किया? इसको घुमा दिया, रोटेट कर दिया, ये मोमेंट था। लेकिन मोमेंट की वजह से ही बेंडिंग भी आएगी। मोमेंट की वजह से बेंडिंग कैसे आएगी? जब यहां से मोमेंट लगाया और यहां से भी लगाया, दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट आ रहे हैं,
तब ये क्या करेंगे, तब इन दोनों का इफेक्ट आएगा कि ये बेंड करा रहे हैं। समझ में आई बात? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ठीक है, यहां से मूवमेंट आया, यहां से भी मूवमेंट आया, दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट आए, तब ये दोनों मिलके इसको बेंड कराएंगे। यस, तब ये सैगिंग या हॉगिंग कराएंगे। तो ऐसे में क्या किया, सैगिंग कर दिया। ऐसे अगर मोमेंट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, हॉगिंग हो जाएगा। कभी कभी मुझे डर लगता है ज्यादा दम से, जोश जोश में आके ना एकदम से ज्यादा किया, टड़ाक टूट जाए। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है ना? तो व्हाट इज मोमेंट? मोमेंट सिंपली है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, उस मोमेंट का इफेक्ट अगर कुछ ऐसा आ रहा है कि ये बीम को बेंड भी करा रहा है तो वो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। और बेंड कब कराएगा, जब उतना ही मोमेंट दूसरी तरफ से भी आ रहा हो, दोनों तरफ से मोमेंट आ रहा हो, तब वो बेंड कराएगा। ठीक है ना? शियर फोर्स में यूडीएल यूवीएल केस भी तो बचे हैं। यूडीएल और यूवीएल पिछले में देखे थे ना, उसका शियर फोर्स डायग्राम बनाना है ना, डायग्राम बनाएंगे बेटा। अभी तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लंबा चलना है, इतनी जल्दी थोड़ी खत्म हो रहा है, होगा सब। ठीक है, एक ही टॉपिक करते चलेंगे लंबे टाइम तक तो ऑर्डर आ जाएगा बच्चों का, अरे सर आगे बढ़ो, अरे सर बेंडिंग मोमेंट कराओ, अरे सर ये करो वो करो। ठीक है ना? ऐसे सर को निर्देश आने चालू हो जाते हैं, ऐसा ऐसा करो। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, बेंडिंग मोमेंट क्या है। बेंडिंग मोमेंट क्या है, ये मोमेंट ही है, लेकिन मोमेंट का एक ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से बेंडिंग एक्चुअली बीम के अंदर हो रही है, या बेंडिंग की टेंडेंसी एटलीस्ट आ रही है। तो ये कब होगा, जब इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट्स आएंगे। अब जब इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट्स आ रहे हैं तो ये तो समझ लो कि हमारी जो बीम है यहां पर रोटेशन तो होगा नहीं, हमारी जो बीम है एक्चुअल स्ट्रक्चर है वहां पर रोटेशन हो जाएगा। क्या पनीर थाली गिफ्ट कर रहे हो क्या, अच्छा पढ़ाने के लिए? अरे आज मैंने इतना अच्छा पढ़ा दिया, बच्चे मुझे पनीर थाली गिफ्ट करेंगे। थैंक यू गणेश। ठीक है, चलो देखो, तो बेंडिंग मोमेंट, हमारी जो बीम है वो बेंड तो होने नहीं वाली, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में बेंड नहीं होने, बेंड तो हो जाएगी सॉरी, रोटेशन नहीं होने वाला। तो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में अगर रोटेशन होने लग गया तो घर की बीम रोटेट कर रही है, क्या होगा, रहोगे ऐसे घर में? कॉलम रोटेट करने लगा, नहीं रहोगे ना? अरे थैंक यू वेलकम वाली बात तो ठीक है, पहले भिजवाओ तो सही, तब वेलकम करना। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैंने एक फोर्स लगा दी पी, ठीक है ना, यहां पर मैंने अगर एक फोर्स लगा दी पी, तो यहां पर सपोर्ट है, ठीक है, यहां पर सपोर्ट है, इस सपोर्ट के अबाउट ये कितना मोमेंट दे रहा होगा, ये कितना मोमेंट प्रोवाइड कर रहा होगा, पी इंटू एल, जितनी भी लेंथ है ना? तो यहां पर जो मोमेंट आ रहा होगा इसके अबाउट, ये पी इंटू एल आ रहा होगा। अब क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है, ये इसको रोटेशन होने नहीं देगा, रोटेशन होने से रोकेगा, रोटेशन होने से रोकेगा, तो ये इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट लगाएगा कि नहीं लगाएगा यहां पर? बताओ, ये इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट यहां पर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, जल्दी बताओ। ठीक है, तो यहां से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन का मोमेंट इस तरह से आएगा, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट आएगा। तो जब ये इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट आएगा तब ये बीम रोटेशन से रुक जाएगी, तो यहां पर सपोर्ट मोमेंट आ जाएगा, ये सपोर्ट रिएक्शन की वजह से जो मोमेंट आ जाएगा इक्वल एंड अपोजिट। अब इसके ऊपर क्या आ रहा है, प्रॉपर बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो एक्चुअली क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट जो होगा, अब किसी भी लोकेशन पर देखो, देखो यहां पर देखोगे तो यहां पर मोमेंट बहुत कम है, यहां पर मोमेंट बहुत कम है, यहां पर देखोगे तो मोमेंट ज्यादा है, यहां पर देखोगे तो मोमेंट ज्यादा है। ठीक है ना? तो किसी भी सेक्शन पर देखोगे तो अलग अलग मोमेंट आ रहे हैं, मोमेंट आर डिफरेंट, डिफरेंट एंड एट ईच एंड एवरी सेक्शन। ठीक है, यहां पर जो बीम मुड़ रही होगी, है ना, जो बीम बीम बेंड हो रही होगी, मुड़ रही होगी, ये कम मुड़ रही होगी, यहां पर जो बीम होगी वो ज्यादा मुड़ रही होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर मूवमेंट ज्यादा आ चुका है, यहां पर जो बीम है वो ज्यादा मुड़ रही होगी, बेंडिंग यहां पर और ज्यादा आ रही होगी, यहां पर बेंडिंग और ज्यादा आ रही होगी। तो बीम के अंदर जो कर्वेचर आएगा ना, कर्वेचर भी ऐसे आएगा कि जहां पर बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा है वहां ज्यादा कर्वेचर, और फिर इस जगह पर लगभग स्ट्रेट सा हो जाएगा, सीधा सा हो जाएगा, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट ही बहुत कम है ना? तो कर्वेचर जो होगा वो फिक्स सपोर्ट पर सबसे ज्यादा होगा, कर्वेचर फिक्स सपोर्ट पर सबसे ज्यादा होगा, यहां पर ऑलमोस्ट सीधा हो जाएगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन सा हो जाएगा इतने हिस्से में। ठीक है ना? और जैसे जैसे हम इधर आते जाएंगे वैसे वैसे, अब देखो एग्जैक्टली बना पाना हाथ से तो मुश्किल है कि कैसा हो रहा होगा, है ना?
हाथ से एग्जैक्टली बना पाना मुश्किल है, लेकिन आपको समझा तो सकता हूं, आप विजुलाइज तो कर ही सकते हो कि यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो कम है। बेंडिंग मोमेंट कम है तो यहां पर बेंड भी नहीं हो रही होगी, यहां पर लगभग सीधी सी रहेगी। अगर आपके घर पे स्केल है ना, तो स्केल के साथ ये एक्सपेरिमेंट करके देखना आप, है ना। जब आप ऐसे करोगे ना, तो पॉइंट लोड के जहां पर आपने इसको इस तरह से रखा है ना, उसके पास ना ये इतने रीजन तक एकदम स्ट्रेट दिखाई देगी आपको। लेकिन जैसे जैसे आप पीछे की तरफ देखोगे ना, तो हर तरफ आपको इतने इतने डिस्टेंस में ना मोड़ तो दिखाई देगा, ठीक है ना, मोड़ तो दिखाई देगा। कर्व ही क्यों, स्ट्रेट तो होगा, स्ट्रेट कैसे हो सकता है भैया, जब कुछ भी चीज बेंड होगी तो कर्व तो हो ही जाएगी ना, इट विल कर्व। ठीक, क्लियर। तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ ऑल द मोमेंट्स। देखो अब जितना मोमेंट है टोटल, चाहे इस तरफ से आए चाहे इस तरफ से आए, जो टोटल मोमेंट आ रहा होगा वही इसको बेंड कराने की कोशिश कर रहा होगा ना, ठीक है, क्योंकि यहां पर रोटेशन तो होगा नहीं, बीम रुकी हुई है, यहां पर रोटेशन नहीं होगा। तो अगर यहां से हम मोमेंट कैलकुलेट करें, यहां से जितना आ रहा है तो इधर से भी उतना ही आ रहा होगा, वी विल गेट सेम मोमेंट फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, ठीक है ना। तो इस सेक्शन पर इक्वल एंड अपोजिट जो मोमेंट आ रहा होगा, चाहे आप इस साइड से देख लो चाहे आप इस साइड से देख लो, ठीक है, तो वो जो मोमेंट होगा वही बेंडिंग मोमेंट होगा। फिक्स पे तो बेंडिंग मोमेंट कम होगी, नहीं, फिक्स पे सबसे ज्यादा होगी बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट यहां पर फिक्स पर सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, क्लियर है। बेंडिंग मोमेंट की यूनिट क्या होगी, सोचो आप लोग, बताओ, कौन बताएगा बेंडिंग मोमेंट की यूनिट क्या होगी, कौन बता सकता है, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ बेंडिंग मोमेंट। अभी जो इतना डिस्कशन किया ना, उससे काफी है यूनिट बता पाना, यू विल बी इजीली एबल टू टेल द यूनिट ऑफ बेंडिंग मोमेंट। न्यूटन मीटर, बिल्कुल ठीक है, न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन एमएम, ठीक है ना, है ना, न्यूटन पर मीटर नहीं होगा। देखो यहां पर अगर इस जगह पर आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है, अगर आपको इस जगह पर मोमेंट कैलकुलेट करना है, यहां पर मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बेंडिंग मोमेंट के बराबर ही हो जाएगा ना। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेसिकली फोर्स, मोमेंट की ही तो यूनिट होगी। बेंडिंग मोमेंट बेसिकली है क्या, मोमेंट का ही तो इफेक्ट है, बस मोमेंट का ऐसा इफेक्ट है कि ये बेंड करा रहा है बस। तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो फोर्स कितनी है हमारे पास, पी, है ना, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो एक्स है, एक्स। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई है, फोर्स की यूनिट हो गई है या तो न्यूटन हो जाएगी या किलो न्यूटन हो जाएगी, जो भी हो जाएगी, न्यूटन और किलो न्यूटन जनरली यूज करते हैं हम। और इसकी डिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, या तो एमएम हो जाएगी या मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो जनरली हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, आरसीसी में, स्टील में, जो हम मेजरली यूनिट यूज करते हैं वो करते हैं किलो न्यूटन मीटर की, ठीक है ना। हाँ, डाइन जो यूनिट है वो एसआई यूनिट में फोर्स की यूनिट है, और डिस्टेंस एस एसआई बोल रहा हूँ, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या है, डाइन, और जो डिस्टेंस की यूनिट है वो है सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर भी हो जाएगी। ओपन डिफ्लेक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बाकी क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा। ओपन डिफ्लेक्शन अभी कहाँ से स्टार्ट हो गया है, अभी तो सेकंड चैप्टर चल रहा है ना, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो आज की क्लास में मजा आया शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पढ़ने में। तो बेंडिंग मोमेंट के कुछ क्वेश्चंस करें क्या। चलो थैंक यू विनायक। तो बेंडिंग मोमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। कौन सा मंजर, सपना अगर एक देखोगे ना तो मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जब भी डीमोटिवेटेड हो ना, तो अपनी कामयाबी को शोर मचाते हुए इमेजिन कर लेना कि वीरेंद्र का क्लियर हो गया एग्जाम। तो जो शोर मचेगा तुम्हारी कामयाबी से, है ना,
तो बस वो याद कर लोगे तो सारी थकान दूर हो जाएगी, फिर से नया जोश आ जाएगा, नया मोटिवेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो एक आध दो क्वेश्चन बेंडिंग मोमेंट के करते हैं। कितना टाइम कितना हो गया, पहले टाइम चेक करें। अभी तो 15 मिनट बाकी हैं, दो चार क्वेश्चन बड़े आराम से हो सकते हैं। ठीक है, दो चार क्वेश्चन बड़े आराम से हो सकते हैं। तो लेट अस सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस। देखो हमारे पास, चलो फिर से एक बीम ले लेते हैं। लेट अस टेक अ बीम। ठीक है, एक बीम ले ली हमने, कैंटिलीवर बीम ले रहे हैं। कैंटिलीवर बीम के ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा दिया P। इस बीम की लेंथ है L। ठीक है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट A बताओ, बेंडिंग मोमेंट एट A बताओ। ऑप्शन A PL, ऑप्शन B P, ऑप्शन C P L स्क्वायर, ऑप्शन D P L स्क्वायर बाय 2। अब्दुल रहमान, तुम क्या जीएस की तैयारी कर रहे हो क्या साथ साथ ही? पोल आया, चलो बहुत ही अच्छी बात है, पोल आ गया तो आंसर भी टिक कर दो। चलो, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखें कितने बच्चों ने सही किया, 87.4% बच्चों ने सही किया है। कुछ बच्चों ने गलत क्यों कर दिया भैया? तो वैसे अभिजीत सिन्हा, मेघा, आकाश, पिंटू और सितांशु, इन सब ने क्या किया है, बहुत ही जल्दी जल्दी कर दिया है, 5.7 सेकेंड्स के अंदर कर दिया। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा ए के ऊपर बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो अगर टुवर्ड्स द राइट के सारे मोमेंट्स देख लें, टुवर्ड्स द राइट का एक ही फोर्स है जिसकी वजह से मोमेंट आ रहा होगा, तो ये कितना आ जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस PL। ठीक है ना, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन 1, ये था क्वेश्चन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वी आर टेकिंग अ कैंटिलीवर बीम, अगेन वी आर टेकिंग अ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पर एक मोमेंट लगा दिया, कंसंट्रेटेड मोमेंट M। ठीक है ना। सो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं अलग सवाल, कुछ अलग सवाल। ठीक है, शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा? ऑप्शन ए जीरो, जीरो बेंडिंग, पूरे में कोई बेंडिंग ही नहीं आएगी, जीरो। ठीक है ना। ऑप्शन बी रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर। ऑप्शन सी ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर। ऑप्शन डी पैराबोलिक। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप कैसा होगा? चलो 10 सेकंड रुक जाते हैं ज़रा, फिर पोल लेके आएंगे। नहीं तो क्या है, कुछ बच्चों के पास पोल पहुंचते ही नहीं है। पोल अभी से ही आ गया है आपके पास, मैंने तो चालू ही नहीं किया। कुछ बच्चों के पास तो बहुत लेट बाद आता है, देर बाद आता है। तो कहाँ छुपाएं, यहीं छुपा देते हैं। पोल पहले से ही आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। जिसके पास पोल पहले ही आ जाता है तो वो तो हमारे पोल शुरू करने से पहले ही कर देगा, तो यानी उसका जो टाइमर आ जाएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा क्या, कि जीरो से भी पहले, टाइम जब आपने स्टार्ट किया था उससे भी पहले ही अटेम्प्ट कर दिया। कांस्टेंट लग रहा है इसीलिए रेक्टेंगल बनेगा। क्या बात है आदित्य, छा गए तुम तो। चलो देखते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, रेक्टेंगुलर। करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। देखिए मेरी बात से कितने 35% बच्चे सहमत हैं मेरी बात से। 35% बच्चे कह रहे हैं सर आप सही कह रहे हो, आप टेंशन मत लो। पिंटू कुमार, हर्षित, सितांशु, आदित्य और श्रुति पटेल, और 4.5 सेकंड के आसपास के अंदर सबने सही कर दिया है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब इन 5 बच्चों ने। तो शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, जैसा जैसा बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन होगा थ्रू आउट द लेंथ, उसी तरह का शेप बन जाएगा ना, उसी हिसाब से बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप। यहां पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, इसके तरफ के सारे मोमेंट्स ऐड कर देते हैं। इस तरफ के सारे मोमेंट्स कितने हैं, एक m ही तो है,
यहां पर देखें तो इसके इधर पर जितने मोमेंट्स है सबको ऐड कर दिया, फिर भी एम आ रहा है। यहां पर देखें तो इसके इधर के जितने मोमेंट्स हैं सबको ऐड कर दिया, फिर भी एम आ रहा है। यहां तक भी देखा तो एम ही आ रहा है। तो थ्रू आउट हमको बेंडिंग मोमेंट क्या दिख रहा है, पूरी बीम के अंदर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट दिख रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो पूरे में बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट आ जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट, अच्छा ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव और नेगेटिव, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ाया हो, पॉजिटिव नेगेटिव तो पढ़ा ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ाया नहीं है, फिर भी बहुत सारे बच्चों को पहले से पता है। तो इसका जो शेप बनेगा बेंडिंग मोमेंट का, इसका बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो शेप आ जाएगा ना, वो शेप कुछ ऐसा आ जाएगा, शेप कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह का। ये जब मोमेंट लगाएंगे तो ये इसी तरह से ही तो बेंड करेगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा सबको। अगर मैंने यहां पर फिक्स कर दिया, यहां पर इसको सपोर्ट, इस बीम को यहां पर फिक्स कर दिया और यहां से ऐसे मोमेंट लगाया तो ये ऐसे ही तो जाएगा। ऐसे मोमेंट लगाया तो ये वाला मोमेंट ऐसे ही लग रहा है, ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, इस तरह से डिफ्लेक्शन बनेगा। यस बिल्कुल ठीक है। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस जैसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा तो इसकी मिरर इमेज और बना दो यहां पर, अब लग रहा होगा। तो जब कोई मोमेंट ऐसा है जो बीम को स्माइल करा रहा है, स्माइल करा रहा है, व्हाई सो सीरियस, लेट्स पुट अ स्माइल ऑन दैट फेस, जब ऐसा कुछ है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी पॉजिटिव, तो इट विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो जीरो से ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू होगी कांस्टेंट, विल बी कांस्टेंट पॉजिटिव। यहां पर m और यहां पर m, क्लियर? ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, ये आपने कर दिया। अच्छा, इसके लिए बताओ, ऑप्शंस यही हैं पहले वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन इससे ऊपर वाला और ऑप्शंस यही वाले है ना, क्वेश्चन ये वाला। तो आप लोग बताओ फिर से, नया पोल, इस वाले क्वेश्चन के लिए कौन सा आ जाएगा शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? देखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो था वो शियर फोर्स के लिए था, यहां पर सैगिंग हो गई है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का भी साइन कन्वेंशन समझा देते हैं। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का भी साइन कन्वेंशन समझा देते हैं। अभी इसके लिए शेप बता दो आप। ट्राइंगल आएगा, चलो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ट्राइंगल आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो वैसे मेरे हिसाब से भी आंसर तो सी होगा, ट्राइंगल ही होगा इसका। और 54.29% बच्चों ने कहा कि हाँ सर आप सही कह रहे हो, ट्राइंगल होगा। आकाश कुमार, वीरेंद्र, शादाब, करिश्मा और देवव्रत, तो इन सारे बच्चों ने कहा कि ट्राइंगुलर होगा। मैक्सिमम टाइम 7.39 सेकंड्स। चलो, सारे बच्चों ने, इतने 5 बच्चों ने 7.39 सेकंड्स के आंसर ही अंदर ही रिप्लाई कर दिया। ठीक, अब देखो यहां पर मैं कोई भी सेक्शन ले लूं, मान लो यहां पर ये मैंने सेक्शन ले लिया। ठीक है, कितनी दूरी पर, एक्स डिस्टेंस पर। जब मैंने एक्स डिस्टेंस पर सेक्शन लिया, सारे बच्चे समझना, ठीक है, समझने की कोशिश करना सारे बच्चे। यहां पर अगर मैंने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड की तरफ से सारी की सारी फोर्सेस का मोमेंट ले रहा हूं, तो फोर्स तो अकेली एक ही दिखाई दे रही है, और ये मोमेंट कितना दे रही होगी, P इंटू एक्स। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स मेरे पास आ जाएगा P इंटू एक्स। अब ये एक्स की कितनी पावर से वेरी कर रहा है, एक्स की पावर कितनी आ रही है। चलो पोल्डिंग आई तो इसकी टेंशन मत लिया करो, तुम तो कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो, है ना। बेंडिंग मोमेंट इस लोकेशन पर, एक जनरल लोकेशन पर x की पावर 1 से वेरी कर रहा है, x की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है ना बेंडिंग मोमेंट। जब बेंडिंग मोमेंट x की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है तो कैसी, किस तरह का शेप बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी, 1 डिग्री, 1 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, 0। x को 0 पे, जब x की वैल्यू 0 है तो बेंडिंग मोमेंट भी 0 हो जाएगा। जब x की वैल्यू l हो जाएगी तो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा PL। PL ही तो लिखा था यहां पर, इक्वेशन से भी वही आ रहा है। बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन पूरे में क्या हो जाएगी, P इंटू एक्स हो गई, या P इंटू एक्स की पावर 1। तो जब x 0, बेंडिंग मोमेंट 0। जब x की पावर, जब x की वैल्यू l, तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, PL। ठीक है ना। तो
अगर मैं लीनियर बनाऊं और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बनाऊं तो क्या हो जाएगा? अच्छा, पीएल भी नहीं आएगा, माइनस पीएल आएगा, क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव है, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन में बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, पर ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू 0 है और यहाँ पर वैल्यू है माइनस पीएल, ठीक है ना। तो यहाँ से 0 से लेके माइनस पीएल तक लीनियर वेरिएशन रहेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो ये ट्राइंगुलर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस वाले केस के लिए ट्राइंगुलर हो जाएगा, इस वाले केस के लिए रेक्टेंगुलर हो जाएगा। समझ में आया? चलो बस साइन कन्वेंशन और देख लेते हैं, फिर बंद करते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी साइन कन्वेंशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन कैसा? ये रहा। अगर बीम को बेंड करा रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो बीम दो ही तरीके से बेंड हो सकती है, या तो ऐसे बेंड हो जाएगी और या फिर ऐसे बेंड हो जाएगी। इन दोनों के अलावा और कोई तरीका तो है नहीं। या तो मुस्कुराएगी बीम या उदास होगी। मुस्कुरा रही है तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और इसका नाम है सैगिंग, इसको कहते हैं सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। या फिर बीम उदास हो जाएगी, जब उदास हो जाएगी तो इस तरह से उदास वाला चेहरा बना लेगी, उदास वाला चेहरा बना लिया तो ये हो जाएगा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, और इसको हम कहते हैं हॉगिंग, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन आसान है ना बेंडिंग मोमेंट के लिए? क्लियर है? तो साइन कन्वेंशन इज क्लियर और नॉट? यस और नो? साइन कन्वेंशन सबको क्लियर है? क्लियर है। तो ये साइन कन्वेंशन, अब देखो यहां पर इस वाले केस में नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये जब लोड इस तरह से लग रहा है, यहां पर फिक्स करके रखा हुआ है, ये जब लोड इस तरह से लग रहा है तो बीम किस तरह से बेंड हो रही है? बीम इस तरह से बेंड हो रही है, ठीक है। तो ये कैसे है? दुखी दुखी कर रही है ना, रुला रही है ना, ठीक है। ठीक है, तो ये दुखी कर रही है। अगर ये दुखी होते हुए नहीं समझ में आ रहा तो इसकी मिरर इमेज बना दो यहां पर ऐसे। अब तो समझ में आ गया कि ये दुखी हो रहा है, दुखी चेहरा है, ठीक है ना। चलो, तो जब ये दुखी कर रहा है बीम को तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस लगा दिया हमने, है ना। और जब ये खुश कर रहा है, ये मोमेंट क्या कर रहा है? इस तरह से ले जा रहा है, खुश कर रहा है ना। अगर इतने में खुशी समझ में नहीं आ रही है तो इसकी मिरर इमेज और बना दो, तो अब खुशी समझ में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन समझ में आ गया? टाइम तो हो गया, ये बताओ साइन कन्वेंशन समझ में आया कि नहीं आया? जब तक साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आया, जब तक साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आया तब तक टाइम नहीं हुआ। साइन कन्वेंशन समझ में आ गया? सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। तो जो छोटे मोटे जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं ना, वो सहारों का मतलब सहारों के भरोसे रहते हैं, कहीं से इसका सहारा मिल जाए, कहीं से उसका सहारा मिल जाए। तो अगर आपका लक्ष्य बहुत छोटा है ना, तो आप किसी और के सहारे के उससे चलोगे। तो सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। तो जिसकी मंजिल ऊंची होती है ना, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, ठीक है। चलो, सेकंड क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बना? रेक्टेंगुलर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे बना कि पूरे में जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है ना, वो कांस्टेंट है, थ्रू आउट कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट रहेगी तो रेक्टेंगल ही तो रहेगा ना, ये ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, बस एक कांस्टेंट वैल्यू पे है। तो कांस्टेंट जब रहेगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट ऐसा हो जाएगा जब बीम को स्माइल करा रहे हैं, और जब बीम दुखी हो रही है तो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। चलो, तो क्लास खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल मिलते हैं।